बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की इस बुक का यूनिट 1 शुरू किया था और इसमें हमने 3 पार्ट्स डिस्कस की थी। पहली पार्ट में हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ी थी। दूसरी पार्ट में हमने क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ा था और तीसरी पार्ट में हमने न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया था। अभी इस पार्ट में जो है ना हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, या जो मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द मैनेजमेंट्स होते हैं वो कौन कौन सी है। ओके, अच्छा, तो इसी थ्योरी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके सारे एस्पेक्ट्स को जो है ना हम कवर करेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। अच्छा, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है क्या? इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि जो हमने क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें जो थ्योरिस्ट थी उन्होंने सोलिली फोकस किया था मशीनरी एस्पेक्ट पे। उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर किया था। इन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए, चाहे ह्यूमन बींग्स जैसी भी हो। लेकिन जो दूसरा थ्योरी आ गया, उन्होंने सोलिली फोकस किया ह्यूमन बींग्स पे और उन्होंने मशीनरी के एस्पेक्ट को जो है ना वो इग्नोर किया। अब इन दोनों के दरमियान बैलेंस किसने रखा कि हमें जो है ना वर्क में बैलेंस चाहिए, और वो बैलेंस जो है ना वो वर्क लाइफ बैलेंस है कि हमें जो है ना मैकेनिस्टिक व्यू भी चाहिए लेकिन हमें ह्यूमनिस्टिक व्यू भी चाहिए। हमें क्लासिकल थ्योरी भी, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, और हमें न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी चाहिए। इन दोनों को कंबाइन किया मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ने और साथ में अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स इन्होंने और भी ऐड की। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी originates in 60s and flourished in the 70s of the 20th century। 1960s 70s में जो है ना ये फिर डेवलप हो गया, फ्लरिश्ड हो गया। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है और इस सिस्टम के डिफरेंट ब्रांचेस है। इन ब्रांचेस में जो है ना आता है मैकेनिस्टिक व्यू भी आता है, मशीनरी भी आता है, इसमें जो है ना टेक्नोलॉजीज भी आती हैं और इसमें जो है ना सोशल एस्पेक्ट भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स इसमें आते हैं। ओके, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन होता है ये इनपुट्स लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, उस रिसोर्सेज को जो है ना थ्रू इंटरनल प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म करते हैं, थ्रू वर्क जो है ना इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में, गुड्स और सर्विसेज में, और इसको जो है ना फिर एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है जो एनवायरनमेंट से चीज़ों को लेते हैं और प्रोडक्ट दोबारा एनवायरनमेंट को देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स थ्योरी की क्या है? It considered organization as a system composed of many subsystems as managerial, technical and social subsystem। इन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिस्टम है और इसकी मेनी सब सिस्टम है। सब सिस्टम में मैनेजरियल सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, सब सोशल सब सिस्टम है। मैनेजरियल सिस्टम में वो लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग वगैरह करते हैं। टेक्निकल सिस्टम में वो लोग होते हैं जो मशीनरी होते हैं या मटेरियल्स, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ जो है ना वो टेक्निकल में आते हैं। सोशल सब सिस्टम में ह्यूमन एलिमेंट्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा कि ये एक सिस्टम है और इसकी ये सब सिस्टम्स है। It regards individual as a complex being who can be motivated in multitude of ways। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल जो है ना, ह्यूमन बीइंग जो है ना, ये ऐसे इंडिविजुअल है जो आप एक चीज़ से इसको मोटिवेट नहीं कर सकते। जैसा कि उधर उन्होंने कहा था, क्लासिकल में कहा था कि मनी इज़ द सोल थिंग टू मोटिवेट द पर्सन। फिर दूसरी ने कहा कि नहीं, सेटिस्फेक्शन चाहिए इंसान के लिए। लेकिन इन्होंने कहा कि मल्टीपल चीज़ें होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि इंट्रेंसिक मोटिवेटर जो है ना, इंट्रेंसिक मोटिवेटर में आते हैं गोल सेटिंग है, ऑटोनॉमी है, पर्पस ऑफ सेल्फ है। एक्सट्रेंसिक मोटिवेटर में आते हैं रिवॉर्ड्स है, कंपटीशन है, फियर ऑफ फेलियर है कि कोई ये जो है ना फील कराओ कि मैं जो है ना फेल हो जाऊँगा, तो वो मोटिवेट होता है कि मुझे काम करने हैं, मैं जो है ना अपने आप को पास करना चाहता हूँ। तो ये क्या होता है, ये डिफरेंट मोटिवेटर्स होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, याद रखिए। जो इससे पहले क्लासिकल थ्योरी था तो वो क्या था, तो वो था प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच था, और ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। डिस्क्रिप्टिव किस तरह कि ये रूल्स और रेगुलेशंस को मेंशन करते हैं और कहते हैं कि हमने जो है ना अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली वर्क इन रियल वर्ल्ड, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली किस तरह परफॉर्म करते हैं। ओपन सिस्टम है ये,
कि ऑर्गेनाइजेशन रियल वर्ल्ड में किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो क्लासिकल थ्योरी था वो प्रिस्क्रिप्टिव था, उनकी स्पेसिफिक रूल्स और गाइडलाइंस थी, और स्पेसिफिक रूल में एक अथॉरिटेरियन व्यू था उनका, और उन स्पेसिफिक रूल्स पे आपने जाना होता था, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव थे, ये डिस्क्रिप्टिव है। ओके, it is a multidisciplinary theory as draws concept and principle from several disciplines such as sociology, psychology, economics, engineering and so on। ये multidisciplinary theory है, ये जो है ना इसमें sociology भी है, psychology, economics और सब कुछ इसमें है। It is dynamic interaction with the structure, it is constantly subject to changes and environmental changes। तो ये क्या होता है, ये इंट्रैक्शन करते हैं, डायनामिक थ्योरी है। वो जो पहली क्लासिकल हमने पढ़ा था ना, तो वो स्टैटिक था, मतलब ये कि उसमें जो है ना कोई चेंजेस नहीं आ रही होती थी, जैसा ऑर्गेनाइजेशन था वैसे ही था। ये डायनामिक है, ये कहता है कि हमने इम्प्रूव करना है विद द एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे हमने भी इनके साथ जो है ना चेंज होना है। तो ये डायनामिक है विद स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे होते हैं तो इनमें भी चेंजेस आएगा। ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स itself suitably to the changing environment and it survives। ओके, ऑर्गेनाइजेशन जब एनवायरनमेंट के चेंजेस से अपने आप को चेंज करता है तो तभी ये सर्वाइव करेगा, वरना ये सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इसके बाद है इट इज़ बोथ मैक्रो एंड माइक्रो इन इट्स अप्रोच। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैक्रो भी हो सकता है, मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। इट इज़ माइक्रो व्हेन कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू एंटायर नेशन और इंडस्ट्री। तो ये इधर है, ये क्या है, मैक्रो मुझे लगता है। ओके, तो इट इज़ मैक्रो व्हेन इट्स कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू एंटायर नेशन और इंडस्ट्री। जब आप ब्रॉडर लेवल पे इसको लेते हो ना, मतलब ये कि जब आप इंडस्ट्री के साथ साथ इसके जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो भी इन्वॉल्व करते हो, उसको भी स्टडी करते हो, तो ये फिर क्या है, ये मैक्रो लेवल अप्रोच है। माइक्रो तब होगा, ये माइक्रो है, माइक्रो विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ये इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आप डिस्कस करते हो, मतलब ये कि टीम वर्क डिस्कस करते हो, डिपार्टमेंट में कुछ इधर उधर की चीज़ें डिस्कस करते हो, तो ये फिर क्या होता है, ये फिर होता है माइक्रो अप्रोच जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट इंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स एंड इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल। तो ये जो थ्योरी है ना, ये क्या होता है, बेटर फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन और एट ऑल लेवल्स एंड इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल, जी है ना, ये दोनों साथ में कम्युनिकेशन के साथ साथ इफेक्टिव कंट्रोल के बारे में भी बात करते हैं ये थ्योरी। ओके, अच्छा, क्रिटिसिज्म इस पे क्या हो गया, इट इज़ नॉट यूनिफाइड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट मिक्सचर ऑफ सेवरल थ्योरी। इन्होंने कहा कि ये एक थ्योरी नहीं है, ये मेनी थ्योरी जो है ना ये इकट्ठी हो गई है और उनसे जो है ना ये एक थ्योरी बन गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एम्पिरिकल स्टडीज एंड देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। इन्होंने कहा कि इन्होंने तो कुछ भी न्यू ईयर नहीं किया है, ये तो पहले बातें थी क्लासिकल थ्योरी की और न्यू क्लासिकल थ्योरी की बातें थी, और इन्होंने जो है ना कंबाइन करके एक थ्योरी पर प्रेजेंट किया है, तो ये तो थ्योरी नहीं है। It does not identify the precise relationship among organization and external system। फिर ये बात हो गया कि इन्होंने जो है ना प्रिसाइज रिलेशनशिप डिफाइन नहीं की है, कि मतलब ये कि एक्सटर्नल सिस्टम कैसा होगा और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तभी भी कम्प्लेक्स है, जब एक्सटर्नल सिस्टम एनवायरनमेंट की बात की जाए तो तभी भी कम्प्लेक्स है, और इन दोनों में चेंजेस बहुत ज़्यादा, खासकर एनवायरनमेंट में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसी वजह से जो है ना इनका प्रिसाइज रिलेशनशिप देना वो मुश्किल था, जो इन्होंने नहीं दी है, तो ये इनकी एक वीकनेस है। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल नहीं होता। क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड रूल्स इसमें है। मतलब एक स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तो ये नहीं कर सकता कि क्वालिटी एनहांस कंट्रोल का बंदा भी जो है ना अपने साथ हायर करे, वो ह्यूमन रिसोर्स का बंदा भी अपने साथ हायर करे, और इस तरह के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के डिसिप्लिन के लोग जो है ना अपने साथ हायर करे जो इनके रूल्स के मुताबिक होगा। तो वो जो है ना वो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन वो एफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में स्ट्रेंथ ये है कि स्टिल वेरी फोकस्ड इन कंपैरिजन टू क्लासिकल थ्योरी इन गोल्स एंड अचीवमेंट। तो गोल्स और अचीवमेंट में जब हम इनको क्लासिकल थ्योरी के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत फोकस्ड है अपने गोल्स और अचीवमेंट पे। जैसा कि न्यू क्लासिकल था तो वो गोल्स पे इतना फोकस नहीं था, लेकिन ये जो है ना जैसा कि क्लासिकल फोकस था तो इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा फोकस है गोल्स पे। एक्सपेंडेड द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। दूसरा ये कि इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था कि एक मैकेनिस्टिक था और दूसरा जो है ना ऑर्गेनिक था,
मैकेनिस्टिक वो जो क्लासिकल थ्योरी वाला था कि इन्होंने जो है रिजिड स्टैंडर्ड और गुड रूटीन टास्क जो है ना उन्होंने प्रेजेंट की थी। मैकेनिस्टिक व्यू क्या होता है कि रिजिड रूल्स इसमें होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन इसमें होते हैं और ये वाली चीज़ें। लेकिन जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है ना, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर वो फ्लेक्सिबल होता है, एडाप्टेबल होता है और वो जो है ना वो कम्प्लेक्स टास्क के लिए वो क्या होते हैं, वो गुड होता है। वो जब कम्प्लेक्स टास्क होते हैं तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए लोगों में, कि लोग फ्लेक्सिबल एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहा हो, गपशप लगा रहा हो, थोड़ी सी इंजॉयमेंट थोड़ी सी कर रहा हो, तो कम्प्लेक्स टास्क जो है ना वो इजीली विदाउट स्ट्रेस जो है ना वो परफॉर्म कर सकेगा। लेकिन जो मैकेनिस्टिक व्यू है, अगर वो कम्प्लेक्स टास्क आप मैकेनिस्टिक व्यू से करना चाहते हो तो वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तरफ तो आपका काम भी कम्प्लेक्स होगा और दूसरी तरफ जो है ना आप क्या करोगे, आपका काम भी एक तरफ कम्प्लेक्स, दूसरा तरफ आप मैकेनिस्टिक होगा, आपकी रूल्स रिजिड होगी, हंसी मजाक नहीं होगा। तो फिर जो है ना मैकेनिस्टिक व्यू और जो ऑर्गेनिक व्यू था, इसको कंसेप्ट जो था वो इस थ्योरी ने जो है ना वो क्या किया, एक्सपेंड किया। ओके, एक्नॉलेजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एलिमेंट्स। इन्होंने कहा कि ग्रुप में या ऑर्गेनाइजेशन में दोनों एलिमेंट्स होनी चाहिए, फॉर्मल भी होना चाहिए और इनफॉर्मल भी होना चाहिए। स्टिल अ वेरी रेशनल मॉडल बट नॉट एज क्लोज अब सिस्टम एज क्लासिकल। ये फिर भी रेशनल है, इसमें जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर एम्फसाइज नहीं की गई है, लेकिन साथ में जो मैकेनिस्टिक व्यू है या जो रेशनल एस्पेक्ट्स है कि इंसान जो है ना ये परफेक्ट होगा, तो उसकी तरफ ज़्यादा रुझान है इसकी, लेकिन फिर भी क्लासिकल की तरह रुझान इसका नहीं है। ओके, स्टिल अ वेरी रेशनल थ्योरी। ये एक वीकनेस है जिसके हमने इधर कहा कि रेशनल है लेकिन फिर भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी रेशनल तो है ना, तो जब रेशनल है तो इसकी वीकनेस है थोड़ी सी। डज नॉट कम्प्लीटली एड्रेस द पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। और ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, इसकी पोटेंशियल को जो है ना ये क्या करते हैं, वो एड्रेस नहीं करते कम्प्लीटली एड्रेस। जैसे कि मैंने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, एनवायरनमेंट में कभी भी कैसी भी चेंजेस आ सकते हैं, तो उस चेंजेस के बारे में ये बात नहीं करते। रिलाइज ऑन कंट्रोल रादर देन एम्पावरमेंट। ये कंट्रोल पे वो करते हैं, एम्पावरमेंट पे ये फोकस नहीं करते। क्योंकि एम्पावरमेंट जो है ना ये मोटिवेशन इंक्रीज करता है। एम्पावरमेंट की वजह से जो है ना डिसीजन मेकिंग इंक्रीज होता है, एम्पावरमेंट की वजह से जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल पे फोकस ज़्यादा है। जब कंट्रोल पे फोकस ज़्यादा हो तो फिर मोटिवेशन कम होगी, साथ में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ कम होगी लोगों में, साथ में जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो लिमिट होगी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ मैनेजर करेगा, नीचे एम्प्लॉयमेंट्स के साथ तो उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा, एम्पावरमेंट नहीं होगा। स्टिल कंसिडर स्ट्रक्चर द मेन टूल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट। और ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर मेन टूल है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जब स्ट्रक्चर जब आप मेन टूल कंसिडर करते हो तो आपका एडाप्टेबिलिटी आप में कम होगा, मतलब फ्लेक्सिबल आप ज़्यादा नहीं होगी फिर, क्योंकि आप जो भी चीज़ जो है ना वो करते हो तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देख के करते हो। फिर आप में जो है ना फोकस ऑन प्रोसेस ओवर पीपल, लोगों पे आप फोकस नहीं करोगे, आप स्ट्रक्चर और प्रोसेस पे फोकस करोगे। और साथ में जो है ना ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी जो है ना फिर वो लिमिट होगा, क्योंकि आप जो है ना क्या करोगे, स्ट्रक्चर पे आपका फोकस होगा, और जब स्ट्रक्चर पे फोकस होगा तो लोगों के साथ एम्पावरमेंट फिर ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, अच्छा, ये 3 थ्योरीज थी। अब इन 3 थ्योरीज का जो खुलासा है वो क्या है कि क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है ना वो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच यूज़ करते हैं, और इसमें जो है ना वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो हमने डिटेल से पहले सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। दूसरी पार्ट में हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी जो ह्यूमनिस्टिक मॉडल था वो हमने डिस्कस किया था, और तीसरी पार्ट में जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जिसमें सिस्टम अप्रोच है, सोशियो टेक्निकल अप्रोच है, कंटिजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच है। तो इन तीनों को जो है ना हम अब डिटेल से डिस्कस करते हैं पेज नंबर 16 पे। ओके, पेज नंबर 16 पे ये वाला थ्योरी का हमने सरसरी रिव्यू किया। अब इसके जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, या इसको हम कहते हैं सिस्टम थ्योरी अप्रोच भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, कंसिडर एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एडाप्टिव सिस्टम विच हैज़ टू एडजस्ट टू चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट। ये क्या कहते हैं कि सिस्टम जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ये एक एडाप्टिव सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम, लेकिन ओपन के साथ साथ ये एडाप्टिव भी होगा, ताकि जो बाहर से चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में तो उसी चेंजेस के साथ ये अपने आप को अडॉप्ट करे। अगर अडॉप्ट नहीं करता तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन इज व्यूड एज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। और ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल क्या करेगा,
ये जो है ना इंटरेक्ट करेगा गोल्स को अचीव करने के लिए, जो है ना ये क्या करेगा, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेगा। तो जैसे कि हमने इसकी वीकनेसेस में अभी पढ़ा कि ये स्ट्रक्चर प्रोसेस की थोड़ी सी वीकनेस है, क्योंकि स्ट्रक्चर जब होगा तो फिर लिमिटनेस इन एडाप्टेबिलिटी होगा, लिमिटनेस इन प्रोसेस ओवर पीपल जो है ना लोग फिर फोकस करेंगे, और साथ में जो है ना अकाउंटेबिलिटी ओनरशिप जो है ना वो लिमिट होगा। तो लेकिन ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये स्ट्रक्चर प्रोसेस होगा, और इसमें जो है ना इन विच इंडिविजुअल इंटरेक्ट फॉर अचीविंग गोल, जिसमें इंडिविजुअल जो है ना गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। इसके दो मेजर थ्योरीज हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, दो मेजर है, एक सिस्टम थ्योरी है, दूसरा कंटिजेंसी थ्योरी है। ओके, सिस्टम थ्योरी क्या कहते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी, और दूसरा कंटिजेंसी थ्योरी। सैम्पल थ्योरीज है, हमने पहले भी पार्ट सेकंड में हमने थोड़ी सी इसकी वो की थी कि सिस्टम थ्योरी इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स फंक्शनिंग एज अ होल। सिस्टम ऑफ किस चीज़ को कहते हैं कि जब हमारे पास जो है ना एलिमेंट्स को आप इंटरकनेक्ट और इंटर रिलेट करें एज अ होल, आप उसको कंसिडर करें कि जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को एज अ होल आप कंसिडर करें, पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड हो, और उस इंटर रिलेटेड सिस्टम्स को जो है ना आप एज अ होल कंसिडर करें, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। जैसा कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है ना कौन सी पार्ट्स है, माउथ है, लंग्स है, फिर जो है ना उसकी डिफरेंट वेसल्स में ऑक्सीजन ट्रांसफर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक इसके पार्ट्स है, और इस पार्ट्स में जो है ना क्या होते हैं, एक इंटरकनेक्टेड है, और इससे एक होल रिस्पायरेटरी सिस्टम हम कंसिडर करते हैं। एवरी सिस्टम इज अ गोल ओरिएंटेड एंड मस्ट हैव अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव टू अटेन ऑब्जेक्टिव। हर एक सिस्टम गोल ओरिएंटेड होगा, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो बना हो और इसका कोई गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं हो। तो हर एक सिस्टम की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसको अचीव करने के लिए उनके लोग जो है ना वो क्या करते हैं, काम करते हैं। इन डिज़ाइनिंग द सिस्टम वी मस्ट एस्टेब्लिश द नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। जब हम सिस्टम को जो है ना डिज़ाइन करते हैं तो उसकी कंपोनेंट्स के लिए जो है ना हम अरेंजमेंट करेंगे, उस अरेंजमेंट को हम इस्टेब्लिश करेंगे। इनपुट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, कहाँ से इनपुट्स आते हैं, मटेरियल एंड एनर्जी एलोकेटेड फॉर प्रोसेसिंग एज पर प्लान सो दैट आउटपुट कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। तो किस तरह आप इस्टेब्लिश करोगे कि इनपुट कहाँ से आते हैं, फिर उसको कहाँ से जो है ना हम प्रोसेस करते हैं, एलोकेट करते हैं उसके रिसोर्सेज को, और फिर जो है ना उसके एट द एंड में कि हम उसके आउटपुट्स को जो है ना किस तरह फिर निकालते हैं। ओके, तो ये सिस्टम थ्योरी है, इसका एक एस्पेक्ट जो है ना वो सिस्टम है। दूसरा एस्पेक्ट इसका है कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी ये कहता है, ये इसको हम सिचुएशनल थ्योरी भी कहते हैं, सिचुएशनल अप्रोच। मैनेजरियल प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ये कहता है कि भाई ये जो आप अप्रोचेज़ की बात करते हो ना, तो ऐसा नहीं है हर एक चीज़ को एक अप्रोच जो है ना वो यूज़ नहीं होती। अप्रोच डिपेंड करता है सिचुएशन पे, एनवायरनमेंट पे, सर्कमस्टांस पे। तो जो अप्रोच आप यूज़ करते हो तो आप उधर की सिचुएशन, उधर के एनवायरनमेंट को आप देखोगे कि उधर के लिए, उस जगह के लिए कौन सा अप्रोच बेस्ट है। देयर इज़ नो वन बेस्ट वे टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक बेस्ट वे नहीं है। एफ एंड देन अप्रोच टू मैनेजमेंट। आप जो है ना एफ एंड देन अप्रोच को जो है ना यूज़ करोगे। एफ एंड देन का मतलब क्या है कि आप कहोगे कि एफ द कंडीशन इज लाइक दिस देन वी विल अप्लाई दिस अप्रोच। तो एफ एंड देन का आप जो है ना यूज़ करोगे कि अगर कंडीशंस ऐसी हो, अगर सिचुएशन ऐसी हो, तो देन वी विल अप्लाई दिस वन अप्रोच। ओके, कंसिडर मल्टी वेराइटी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की मल्टी वेराइटी ऑफ नेचर्स हो सकते हैं, सिर्फ एक नेचर नहीं होता कि एक नेचर से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन या रिजिड होगा या जो है ना ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल फ्लेक्सिबल होगा। तो मल्टी वेराइटी ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। रादर देन हैविंग अ स्पेसिफिक सोल्यूशन टू सॉल्व प्रॉब्लम it provides a framework where every solution depends upon the environmental condition। अब ये इस तरह कहते हैं कंटिजेंसी थ्योरी कि ऐसा नहीं कहते कि ये प्रॉब्लम है और इसको आपने इस तरह सॉल्व करना, नहीं, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और उस फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को आप उन फ्रेमवर्क को देखोगे और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सेम प्रॉब्लम कैन हैव डिफरेंट सोल्यूशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब ये कहता है कि प्रॉब्लम तो सेम होगी लेकिन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट उसके डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं।
फिर कहता है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम में जो है ना उसकी सेम सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से चीज़ सेम भी हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, अच्छा, फिर मैनेजर्स अप्रोच मस्ट बी एडजस्टेड टू द डिमांड्स ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। फिर ये कहता है कि मैनेजर अप्रोच जो है ना मस्ट बी एडजस्टेड टू डिमांड्स ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। जो आपको मैनेजर का अप्रोच होता है तो वो जो है ना सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के साथ जो है ना उनकी जो डिमांड्स होते हैं उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। मतलब एक मैनेजर उस अप्रोच को यूज़ करेगा जो वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की सर्कमस्टांसेस के साथ बेस्ट सुटेड हो। ओके, मैनेजमेंट इज़ हाईली प्रैक्टिस ओरिएंटेड डिसिप्लिन। मैनेजमेंट जो है ना क्या है, ये थ्योरेटिकल नहीं, ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजर टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन विच दे फंक्शन बिफोर अडॉप्टिंग देयर टेक्निक्स, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो ये मैनेजर का काम होगा कि वो क्या करे, वो जो है ना एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करे, एनवायरनमेंट को एनालाइज करे और उसी के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है ना वहाँ की टेक्निक्स, प्रोसेस और प्रैक्टिस को जो है ना वो अडॉप्ट करे। वैसी प्रोसेस और टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को जो है ना वो अडॉप्ट करे जैसी उधर की एनवायरनमेंट हो। दिस थ्योरी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस एंड जजमेंट ऑफ द मैनेजर इन अ गिवन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। तो ये थ्योरी जो है ना किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ये वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की जो मैनेजर है, उस मैनेजर की जजमेंट और एक्सपीरियंसेस पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा जो है ना इन फोकस लेते हैं। अच्छा, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, कल्चर, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड साइज, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ये दोनों जो है ना ये फोकस में लाती है ये थ्योरी। अच्छा, अब सिस्टम थ्योरी की हमने अभी भी बात की कि इसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैव बीन एम्फसाइज्ड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ सिस्टम। अब हेल्थ सिस्टम में जो हेल्थ सिस्टम होता है उस हेल्थ सिस्टम में कितनी ब्लॉक्स होगी, तो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो WHO सिस्टम फ्रेमवर्क ने जो है ना वो मेंशन किए कि एक हेल्थ सिस्टम की 6 ब्लॉक्स होनी चाहिए। इसमें एक डिपार्टमेंट सर्विस डिलीवरी का होगा, एक हेल्थ वर्क फोर्स का होगा जो जिसमें एम्प्लॉयमेंट्स होंगी, एक इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट होगा इसमें जब आप हेल्थ सिस्टम को मुतारिफ करवाते हो, एक मेडिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन, टेक्नोलॉजीज वगैरह प्रोडक्ट्स का एक होगा, एक फाइनेंस एंड गवर्नेंस का होगा और साथ में जो है ना लीडरशिप एंड गवर्नेंस का होगा, इम्प्रूव्ड हेल्थ रिस्पॉन्सिवनेस का एक डिपार्टमेंट होगा, सोशल एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन का एक डिपार्टमेंट होगा, साथ में जो है ना इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इसका एक अपना एवेलुएटिव डिपार्टमेंट होगा, एक्सेस कवरेज, क्वालिटी एंड सेफ्टी का एक अलग डिपार्टमेंट होगा। ओके, तो ये कौन कहता है, ये WHO हेल्थ सिस्टम फ्रेमवर्क का ये जो है ना ये वो है कि इसके लिए जो है ना 6 ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो होनी चाहिए एक सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को चलाने के लिए। अच्छा, फिर कंटिजेंसी थ्योरी में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन हाईली अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। ये कहता है कि आप जब हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में आप चलाते हो। क्योंकि सिचुएशन जो है ना, एनवायरनमेंट जो है ना या एक्सटर्नल फैक्टर वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप जब हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो वो क्या होगी, वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में आप चलाओगे। हो सकता है आप पे कोई आउटब्रेक आ जाए, कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए, बारिश तूफान वगैरह आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में आप जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो। हेल्थ मैनेजर ड्यूरिंग इमरजेंसी मस्ट बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर एंड स्ट्रक्चर दैट इम्प्रोवाइजेस एंड एक्नॉलेजेस दैट ईच डिजास्टर इज़ यूनिक। तो अब एक हेल्थ मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और स्ट्रक्चर बनाए कि वो इस चीज़ पे फोकस करे, इस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि हर एक डिज़ास्टर जो आएगा वो यूनिक होगा। उसके लिए अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगे, उसके लिए अलग अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जो है ना आपने प्रमोट करना है जहाँ पे जो है ना एनवायरनमेंट के हर एक डिज़ास्टर को यूनिक समझा जाएगा। तो फिर जो है ना वो बंदा, वो ऑर्गेनाइजेशन पहले से जो है ना उसके लिए प्रिपेयर होगा कि अभी ये जो डिज़ास्टर आता है, ये जो इमरजेंसी आता है, तो इसको हमने किस तरह कोप करना है। ओके,
more dynamic organizational structure could be structure based on the nature of the problem hazard and who needs to be involved and action taken। तो ये कहता है कि more dynamic organizational structure could be structured। अब जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप डेवलप करते हो तो वो मोर डायनामिक होगा, और वो डायनामिक ऑन द एस्पेक्ट किस चीज़ के बिहाफ पे जो है ना, किस चीज़ को देख के आप जो है ना ये स्ट्रक्चर डेवलप करोगे, वो आप देखोगे कि उधर से जो है ना कौन सी प्रॉब्लम्स राइज होते हैं, कौन से हेजर्ड सामने आते हैं, एंड हु नीड्स टू बी इन्वॉल्व एंड एक्शन टेकन, और कौन सी लोग जो है ना वो इन्वॉल्व है, कौन सी एक्शन जो है ना वो लेनी पड़ती है। तो उस एक्शन के बिहाफ पे कि कौन सी एक्शन रिक्वायर्ड है, कौन सी लोग जो है ना इस काम में दरकार है, और कौन सी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, तो उसके बिहाफ पे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल की जो कल्चर है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको आपने डेवलप करना है। तो ये कंटिजेंसी थ्योरी मेनली ये फोकस करता है आपके एनवायरनमेंट पे, कि आपका एनवायरनमेंट जैसा हो आपने उसी की तरह जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और स्ट्रक्चर को जो है ना वो डेवलप करना है। ओके, तो ये थे एट द एंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, जो सारे हमने 3 बेसिक अप्रोचेस एराज हमने पढ़ी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और फिर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में ये शार्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इजी टॉपिक्स फिर शुरू होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।